क्यों बनी चुड़ैल, कैसे बनी चुड़ैल, क्या है इस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल की कहानी। पहले के सारे एपिसोड जरूर सुनिए और यहां वापस आइए कहानी को आगे बढ़ाने। दीपक के कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक ने भी माजरा समझने के लिए मोहिना के जिस्म को जैसे ही छूकर चित्त पलटा, वो जोर जोर से रोने लगा। बाकी के दोस्त जो अभी बदहवासी हालात में लेटे थे, अब वो अपना सिर पकड़कर बैठे थे। मोहिना के कमर से नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। उसकी आंखें खुली की खुली थी। बहुत ही खौफनाक मंजर था। मोहिना का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो पूरी रात इन दरिंदों के खूनी खेल के असहनीय दर्द को नहीं झेल पाई थी और उसने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। अब किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी आधे घंटे तक बिल्कुल चुपचाप से पड़े रहे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि जैसे उन सभी को सांप सूंघ गया हो। लगभग 20 से 25 मिनट तक ऐसे पड़े रहने के बाद अचानक लखविंदर सिंह रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, अब कोई भी नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। चुप, एकदम चुप, पागलों जैसी बातें मत करो। अब जो हुआ सो हुआ। यह गुनाह हम सभी से मिलकर हुआ है, इसका निदान भी हमें मिलकर करना होगा। दीपक कप्सूरी, जो अब तक मुंह में दही जमाए बैठे था, उसने कहा, भाई उसकी जान जा चुकी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके नाक से लगातार रक्त का रिसाव हुआ है। उसके मरने का एक कारण यह भी है। बिट्टू ये कहकर चुप हो गया। मेरी बात अभी ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लखविंदर की इस बात ने सभी का ढांढस बढ़ाया। तू कहना क्या चाहता है? बिट्टू बोला, देखो जो होना था वो तो हो चुका है। अब हमें धीरज से काम लेकर इस परेशानी से निजात पाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? ध्यान से सुनो। इस गेस्ट हाउस में मेन गेट के पास एक गोदाम है, वहां फावड़े और गेती देखी थी। ये कहकर लखविंदर उन सभी को योजना समझाता है और सभी को अपना अपना योगदान करने को कहता है। योजना के हिसाब से लखविंदर और बिट्टू मोहिना के शव को एक बोरी में डाल देते हैं। बोरी का सिरा मजबूत रस्सी से बांधकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चलते हैं। दीपक कप्सूरी और अभिषेक शर्मा फावड़े और गैती के साथ उनसे 100 मीटर का फासला बनाकर आगे आगे चल रहे थे। सुबह 5:30 बजे का वक्त था और मूसलाधार बारिश होने की वजह से इंसान तो दूर की बात, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। एक तो बारिश और ऊपर से ये ठंड का मौसम। बहुत कठिनाई हो रही थी शव को उठाकर ले जाने में। हालात ये थे कि मरता क्या न करता। थोड़ी बहुत दिलेरी और थोड़ी हिम्मत करके सभी कब्रिस्तान के अंदर थे। बिट्टू और लखविंदर ने बिना मौका गंवाए गेती से खुदाई शुरू कर दी। इनमें से कोई भी व्यक्ति इस कार्य का ना तो आदी था ना ही अभ्यस्त, इसलिए गड्ढे को खोदने में लगभग 25 मिनट लग गए। वो तो शुक्र हो कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी तो ज्यादा वक्त नहीं लगा और चारों ने बारी बारी मिलकर झटके से गड्ढे खोद दिए। चारों ने हाथ लगा लगाकर लाश को उस गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। गड्ढे में लाश को डालने के बाद मिट्टी से ढकने का कार्य जारी था। अभी कुछ मिट्टी डाली ही थी कि अचानक कब्रिस्तान के एक कोने पर हलचल हुई। इस हलचल ने इन चारों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। कुछ वक्त बाद टॉर्च की रोशनी के साथ कोई उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही चारों एक साथ उठे और लखविंदर के भागो कहते ही सभी सारा सामान वहां छोड़कर भागने लगे।
ये देखकर टॉर्च वाला इंसान भी उनकी तरफ भागने लगा। सभी कब्रिस्तान के दूसरे छोर की तरफ सर पर पांव रखकर भागे थे। उस टॉर्च वाले व्यक्ति ने भी पूरा जोर लगा दिया था कि कम से कम एक को तो पकड़ ही लेगा और इतनी सुबह कब्रिस्तान में यहां ये क्या करने आए थे उसका पता लगाएगा। कुछ कदम जोर से भागते ही अचानक टॉर्च वाले इंसान का पांव एक गड्ढे में पड़ता है, जो कि बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ होता है और अपना संतुलन खोकर मुंह के बल गिर जाता है। उसका टॉर्च भी जमीन पर गिर जाता है और उसका प्रकाश उस अज्ञात व्यक्ति के मुख पर पड़ता है। अहमद मियां, अरे ये तो फहीम अहमद मियां है जो कब्रिस्तान के गार्ड हैं। ये कहते ही बिट्टू और उसके अन्य साथी कब्रिस्तान की चारदीवारी फांग कर भाग पड़े। दोबारा खड़े होकर फहीम कुछ देर तक उनके पीछे भागा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर था कि वो कब्रिस्तान की चारदीवारी फांद कर दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। लेकिन उसने भागते हुए 4 लोगों को देखा था। फहीम मियां ने खुद को संभाला और उस तरफ चल दिया जिस तरफ वो लड़के कुछ देर पहले एकत्रित थे। वहां जाकर हस्तप्रबड़ रहा जाता है कि वहां जमीन खोदने के कुछ सामान भूमि पर इधर उधर पड़े हुए थे और वहीं पर एक गहरा गड्ढा भी मौजूद था, जिसे देखकर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ये कुछ देर पहले उन 4 युवकों द्वारा खोदा गया है। तभी अचानक या अल्लाह ये शब्द बोलते ही वो झटके खाकर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो फिर अपनी शंका दूर करने के लिए उठता है और गड्ढे की तरफ बढ़ पड़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसकी नजर उस गड्ढे के अंदर पड़ती है। वो देखता है कि गड्ढे में एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जल्दबाजी में वो उस लाश को मिट्टी से ढक नहीं पाए थे और मोहिना का बायां हाथ बाहर ही रह गया था। गार्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल ही सहम सा गया था। वैसे तो उसका घर कब्रिस्तान में ही था और वो अक्सर लाशों को दफनाने आने वालों को देखता रहता था, परंतु आज उसे पहली बार डर लगा था। उसके डर की वजह ये थी कि 4 युवक चुपके से इस काम को अंजाम दे रहे थे। रात के अंधेरे में यहां किसी की लाश को दफनाना बिल्कुल ही मना था। वो लोग इसे देखते ही भाग खड़े हुए थे। इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। फहीम मियां के समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले ही पल वो बुदबुदाने लगा कि क्या मैं हिम्मत करके लाश को देखूं? नहीं नहीं, कहीं ये मर्डर हुआ तो मुझे पुलिस को बताना चाहिए। काफी देर मानसिक उथल पुथल के बाद उसने निश्चय किया कि एक बार उसे देखना ही चाहिए कि आखिर मिट्टी के नीचे कौन दबा हुआ है। क्या पता उसकी सांसें चल रही हों तो उसे जिंदगी जीने का एक और मौका मिल जाए। गार्ड फहीम मियां ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे खुदा, इस बंदे पर रहम कर और मुझे हिम्मत दे कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। ये कहते हुए फहीम मियां गड्ढे में उतर गए और उस लावारिस जिस्म के ऊपर से मिट्टी हटाने लगे। लगभग सारे शरीर की मिट्टी हटाते हुए जैसे ही चेहरे की मिट्टी हटाता है, वो कुछ क्षण के लिए होश खो बैठता है और बोलता है, हे खुदा, देखी तेरी खुदाई, तुझे इस बच्ची पर रहम ना आई। ये कहते ही वो बिलख कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब उसकी नजर मोहिना के गर्दन से नीचे पड़ती है। मोहिना निर्वस्त्र थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो भागकर कब्रिस्तान के एक छोर की तरफ जाता है जहां उसका कमरा था। वहां से वो एक चादर ले जाकर मोहिना के जिस्म पर डाल देता है। हे खुदा, ये तो मोहिना है। अक्सर मैंने इसको मस्जिद के पास खेलकर बड़े होते हुए देखा है। मस्जिद के सामने ही इसका घर है। अब मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं उनसे कैसे कहूंगा कि
ये मासूम किसी के दरिंदगी का शिकार बन गई और अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर इस फूल सी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा था? यही सब कुछ देर तक फहीम मियां सोचते रहे और अपने आप को संभालते हुए निर्णय लिया कि पहले पुलिस को बताना उचित रहेगा, क्योंकि मोहिना के अब्बू और अम्मी आ गए तो उनको वो अकेले संभाल नहीं पाएगा और असंभव सा हो जाएगा। फहीम मियां के एक कॉल से ही पुलिस आ गई थी और उनके साथ मोहिना के अम्मी अब्बू भी थे। जहां मोहिना की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी ओर मोहिना के अब्बू के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि इतनी मेहनत जिसके लिए कर रहे थे अब वो ही नहीं रही। जिसकी निकाह के ख्वाब आंखों में सजाए जी रहे थे, अब वो खुद ही कैसे उनके आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि पुलिस के साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर मोहिना के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा करके आगे की कार्रवाई के लिए चले गए। मोहिना के अब्बू भी उनके साथ ही चले गए। अगली सुबह और भी भयानक और काली सुबह थी। तो अब क्या होगा आगे?